मनोहरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां एक भी व्यक्ति गरीब नहीं था। एक दिन इस गांव के किनारे पर एक व्यक्ति रहने के लिए आता है और एक टूटे पुराने घर का इस्तेमाल करता है, और फिर वो मुखिया के पास काम मांगने के लिए जाता है। अरे भाई, नए लगते हो, कहाँ से आए हो? मुखिया जी, मैं रघु हूँ। पास ही एक दूसरे गांव में रहता था। अब सोच रहा हूँ कि यहाँ बस जाऊं। अच्छा, पर तुम यहाँ रहोगे कहाँ? मुखिया जी, मैंने गांव के किनारे पर एक टूटा घर देखा है। सोच रहा हूँ कि उसी में रह लूंगा। अच्छा, तो उस पुराने घर में रहना चाहते हो? कोई बात नहीं, रह लेना, पर तुम इस गांव में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे भाई। वो क्यों मुखिया जी? इस गांव में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, बस एक तुम ही हो। गांव वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं भैया। अरे प्रधान जी, जब मैं यहाँ आया तो अपने साथ काफी सारा धन लेकर आया। आप मेरे गरीब होने की चिंता ना करें, मैं वो पुराना घर नए तरीके से बनवा लूंगा। तो यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो समझा कि काम की तलाश में आए हो। जी बिल्कुल सही समझा आपने। जब मैं घर बनवा लूंगा तो मुझे काम की या कोई नई व्यापार खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए आपसे विचार विमर्श करने आया था। अच्छा तो ठीक है, मेरी ही जमीन पड़ी है एक गांव में, तो तुम वही खरीद लेना। और घर बनाने के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे? वो तो गांव के बाहर से बुलाने होंगे। तुम चिंता मत करो, आज का दिन उस घर में रहो, मैं कल होते ही उन्हें वहां भेज दूंगा। मुखिया जी, आप जो ठीक समझे। ये कहकर रघु वहां से अपने घर की ओर चल देता है और मुखिया मुस्कुराने लगता है। शाम हो गई और मुखिया के घर पर दो लोग आए, किरण और जतिन। एक नया काम आया है। कैसा काम प्रधान जी? इस गांव के किनारे जो पुराना घर है, वहां एक नया व्यक्ति आया है, रघु नाम का। कहते हैं धन पर्याप्त है, एक नई व्यापार खोलना चाहता है और साथ में एक घर भी बनवाना चाहता है। तो आप क्या चाहते हैं? अब हम घर बनाएं? पूरी बात सुनो। उन्होंने कहा कि बहुत धन लाया है उसने। ओह, तो ऐसी बात है। तब तो हम उसका घर बनाने के लिए कल ही चले जाएंगे और शाम तक काम पूरा कर देंगे। ठीक है, अब काम पर लग जाओ तुम दोनों। अगले दिन किरण और जतिन रघु के घर के सामने खड़े थे। अरे भैया, रघु यहीं रहते हैं क्या? मुखिया जी ने बताया था कि यही पता है, पर पता नहीं आप कहाँ हैं। हाँ जी भाई, मैं ही रघु, और यही घर मैंने खरीदा था। आप बस इसे सही से बना दीजिए। चिंता न करिए, साफ कर देंगे पूरा। और ये बंजर घर लगने लगेगा चकाचक। ठीक है भैया, और पैसे की चिंता मत करिएगा, मैं सारा पैसा काम होते ही दे दूंगा। किरण और जतिन घर के अंदर घुसते ही देखते हैं कि वहां बस एक संदूक रखा है और एक कपड़ों का थैला। ठीक है भैया, तब हम काम शुरू कर देते हैं। जी, आप दोनों काम कीजिए, कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। दोनों को काम करते करते काफी देर हो गई। कड़ी धूप हो चुकी थी। भैया, मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। जी भैया, भूख तो लग गई है। आप आएंगे तब तक हम आज का काम पूरा कर लेंगे। हाँ, पूरा साफ कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है भैया, आप दोनों लगे रहिए, मैं अभी आया। रघु वहां से ये कहकर चला गया। भैया भैया, ये तो गया, अब हम असली काम शुरू करेंगे। काम तो आते ही हो गया था। वो कैसे भैया? वो देखो, बस एक संदूक रखा है और एक बक्सा जिसमें कपड़े दिख रहे हैं, और कोई भी सामान इस आदमी ने नहीं रखा है। अच्छा, तो खजाना जरूर उस संदूक में ही होगा। आप तो बड़े होशियार हो भैया। चल, साफ कर देते हैं। दोनों भाई मिलकर उस संदूक को खोलते हैं। उन्हें सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं।
दोनों पूरा संदूक उठाकर वहां से भाग जाते हैं। रघु वापस आता है। अरे भैया किरण, जतिन, कहाँ गए आप दोनों? मैं खाना ले आया। रघु चारों ओर नजर घुमाता है पर उसे कहीं कोई नहीं दिखता। फिर वो देखता है कि उसका संदूक गायब हो चुका है। ये देखकर वो रोने लगता है। लुट गया मैं, बर्बाद हो गया। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत चली गई। अब मैं क्या करूंगा? रघु मुखिया के घर चला जाता है। मुखिया जी, सब लुट गया, मैं लुट गया। क्या हो गया भैया? तुम रो क्यों रहे हो? थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। आपने आज जो 2 लोगों को भेजा था, उन्होंने मेरा सारा पैसा, मेरी जिंदगी की पूरी कमाई चुरा ली और वहां से भाग गए। ये कैसे हो सकता है? क्या उन दोनों ने सारे पैसे चोरी कर लिए? कितने पैसे थे उस संदूक में? बहुत पैसे थे, मेरी जिंदगी की कमाई थी उसमें। मैंने अपनी सारी जमीन और घर बेचकर वो पैसे लेकर आया था कि इस गांव में आकर नई जिंदगी शुरू करूंगा। सोने चांदी के कई सिक्के थे उसमें। अच्छा, बड़ी ही दुखद बात हो गई ये तो। तुम पहले थोड़ा पानी पी लो। मुखिया उठकर पानी लाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसके जेब से एक सोने का सिक्का गिरता है। रघु उसे उठाकर ध्यान से देखता है। मुखिया जी, ये सिक्का मेरा है। यानी आप भी इस खेल में मिले हुए हैं। मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। अच्छा, तो तुम्हें आखिर पता चल ही गया। कोई बात नहीं, अब जब पता चल ही गया है तो क्या किया जा सकता है। बाहर आओ किरण और जतिन। किरण और जतिन दोनों वहां आ जाते हैं। तुम तीनों मिले हुए हो, मैं समझ गया। चुप भी करो भैया, पैसों का इतना मोह अच्छा नहीं है, इसलिए हमने तुमसे वो ले लिए। हाँ भैया, उपकार किया है हमने तुम पर, दुनिया के मोह से छुटकारा दिलाकर। बाहर फेंक दो इसे। किरण और जतिन उसे बाहर निकाल देते हैं। चल भाग यहाँ से, दिखाई मत देना मुखिया जी के यहाँ। रघु रोते हुए जंगल की तरफ जाकर बैठ जाता है। तभी वहां एक साधु बाबा आता है। क्यों रे बेटा, रोता क्यों है? तुम नहीं समझोगे। एक साधु दूसरे दुखी को अगर नहीं समझे तो वो व्यर्थ है। मेरे सारे पैसे इस गांव के प्रधान ने चोरी कर लिए हैं। तो क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ दान दे दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अभी आपने आपको साधु बाबा कह रहे थे और अब पैसे मांग रहे हो। गजब की माया है। समझता हूँ, पर भूख इतनी लगी है कि क्या करूँ। रघु अपनी जेब से बचे हुए आखिरी पैसे निकालकर साधु बाबा को दे देता है। बस ये आखिरी पैसे बचे थे मेरे पास। सारे पैसे दे दिए मुझे और खुद के लिए कुछ क्यों नहीं बचाया? तुम भी तो परेशान हो। मैंने तो आज खाना खा लिया था, तुम भी खाना खा लेना। मैंने क्या मांगा था? मैं भी तुम्हें वही दूंगा। मेरा बोला खाली नहीं जाता, तो सोच समझ कर बोलना। शायद तुम झूठ नहीं कह रहे, लेकिन इस हालत में नहीं हूं कि कुछ मांग सकूं। अपनी इच्छा से जो उचित समझो वो दे दो। ठीक है, तब जिस घर में तुम रह रहे थे वहां पर एक खुफिया महल आ जाएगा। क्या सच? इतना सुंदर घर तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मैं इन सब चीजों से दूर हूं भैया। मैं ना किसी से भीख मांगता हूं और ना ही किसी को कुछ देता हूं। जो दान में मिल जाए वो बिना कुछ कहे स्वीकार लेता हूं। तुमसे मैंने मांगा था तो तुम्हें लौटा दिया। साधु बाबा वहां एक संदूक प्रकट करता है और रघु को दे देता है। ये संदूक में क्या है साधु बाबा? इस संदूक में अनगिनत पैसे हैं, ताकि तुम्हें कभी पैसों का अभाव न हो। तुम्हारे अतिरिक्त अगर कोई भी इस संदूक को खोलेगा तो वो उसमें कैद हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। भगवान का नाम भजो और काम करो, फिर जो होता है होने दो। रघु हाथ जोड़कर उस इंसान को प्रणाम करता है और उसके जाने के बाद अपने खुफिया महल की तरफ आ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, मानो अंदर से कोई असली महल हो। वाह,
ये तो सचमुच एक महल की तरह है। रघु बड़े ही आश्चर्यपूर्वक होकर पूरे महल को देख रहा था। उसी समय उसे दरवाजे पर एक आवाज सुनाई देती है। संदूक को रखकर वो दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजा खुलते ही किरण और जतिन तेजी से अंदर घुस आते हैं और एक पल के लिए भौचक्के रह जाते हैं। ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? क्या काम है? अब क्यों आए हो यहाँ? मुखिया जी, मुखिया जी। उसी वक्त मुखिया भी अंदर आता है। क्या है? आप तीनों को अब क्या चाहिए मुझसे? बहुत बढ़िया है ये भवन। कहां से तुम्हें मिला ये? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो और अब चले जाओ यहाँ से। इस घर पर मैं कब्जा कर लूंगा कुछ दिनों में। और ये संदूक जो वहां दिख रहा है ना, इसमें लगता है बहुत पैसे रखे होंगे। हाँ मुखिया जी सही कह रहे हैं, वैसा ही संदूक है जैसा ये लेकर आया था। हमें लगा बस एक है इसके पास, पर इसके पास तो दूसरा भी है। इतना दिव्य खुफिया महल मेरे जैसे प्रधान के लिए ही बना है, और ये संदूक इस महल के साथ मिल रही है भाई। चलिए इसे खोलते हैं मुखिया जी। हाँ चलिए खोलते हैं। नहीं, इसे मत छुओ। इसे बस मैं खोल सकता हूँ। अगर किसी और ने खोलने की कोशिश की तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बेवकूफ समझा है। रघु की बात काटकर मुखिया, किरण और जतिन जबरदस्ती उस संदूक को खोलते हैं। जैसे ही वो संदूक खुलता है, वो तीनों को अंदर खींच लेता है। रघु हैरानी से ये देखता रह जाता है। डर के मारे वो तुरंत संदूक को खोलकर देखने लगता है। संदूक में बस हीरे और जवाहरात मिले, और वो तीनों कहाँ चले गए इसका कोई पता नहीं चला। तब से रघु अपने खुफिया महल में रहने लगा।